नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हथियार की जो दिखता नहीं, धमाका नहीं करता, लेकिन किसी देश की धमनियों यानी उसके पावर ग्रिड को एक तरह से रोक सकता है। ये है ग्रेफाइट या जिसे ब्लैकआउट हथियार भी कहते हैं। हाँ, नमस्कार। ये बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक छुपा हुआ खतरा है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उनके आधार पर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये तकनीक आखिर है क्या, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं और इससे निपटने के लिए क्या कुछ हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये कोई पारंपरिक बम बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई धमाका नहीं होता। कोई धमाका नहीं? नहीं। सोचिए, हवा में फैलाए गए कार्बन या ग्रेफाइट के बेहद महीन रेशे, इतने महीन की दिखे भी ना शायद, और ये बिजली के सुचालक होते हैं, मतलब कंडक्टर। अच्छा, बिजली के सुचालक रेशे। हाँ, और इसकी जो खासियत है वो ये कि ये रेशे जाकर पावर सब स्टेशनों पर, ट्रांसफार्मरों पर, हाई टेंशन लाइनों पर एक परत की तरह जम जाते हैं, चिपक जाते हैं। हाँ, चिपक जाते हैं, और नतीजा शॉर्ट सर्किट। ओह, तो मतलब बिना किसी धमाके या आग के सीधे शॉर्ट सर्किट और बिजली ठप। बिल्कुल। बड़े बड़े इलाकों में पावर कट हो जाता है। अमेरिका ने, जैसा आपने कहा, इसे इस्तेमाल भी किया है 1991 के खाड़ी युद्ध में और फिर 1999 में कोसोवो में। दुश्मन के संचार और कमांड सिस्टम को ठप करने के लिए, अस्थायी तौर पर ही सही। एग्जैक्टली, अस्थायी ब्लैकआउट के लिए। ये तो हुई अमेरिका की बात, लेकिन हमारे सूत्रों में चीन के संस्करण का भी जिक्र है। वो कुछ अलग है क्या? हाँ, देखिए, रिपोर्टों के अनुसार चीन का जो संस्करण है वो शायद कहीं ज्यादा एडवांस्ड हो सकता है। किस तरह से? एक तो कहा जा रहा है कि इसकी रेंज लगभग 290 किलोमीटर तक हो सकती है। 290 किलोमीटर? ये तो काफी दूर तक मार कर सकता है। हाँ, और इसमें जो कार्बन फिलामेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो शायद ज्यादा उच्च घनत्व वाले हैं। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि शायद ये ईएमपी जैसा असर भी पैदा कर सकता है। ईएमपी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स? वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स को फ्राई कर देता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये सिर्फ पावर लाइनों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कंप्यूटर, संचार उपकरण, उन सबको भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा लगता है कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बिना कोई पारंपरिक युद्ध छेड़े चुपके से किसी देश की अर्थव्यवस्था और मिलिट्री कमांड पर सीधा हमला किया जा सके। ये तो वाकई 290 किलोमीटर रेंज और साथ में ईएमपी क्षमता, ये तो बहुत चिंताजनक लगता है। इस लिहाज से देखें तो भारत की कौन सी कमजोरियां हैं जो सामने आती हैं? हाँ, अगर हम इसे भारत के संदर्भ में देखें तो कई पहलू हैं जो हमें थोड़ा वल्नरेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, यहाँ पावर ग्रिड बहुत सघन है, डेंस है, और उन पर लोड भी बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ आबादी भी बहुत है। बिल्कुल। तो इन्हें निशाना बनाना शायद ज्यादा असरदार हो सकता है दुश्मन के लिए। दूसरा, हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जैसे हवाई अड्डे, पोर्ट्स। हाँ, हवाई अड्डे, बंदरगाह, डिफेंस इंस्टॉलेशंस, हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स, कमांड सेंटर्स, ये सब पूरी तरह बिजली पर निर्भर हैं। इनमें अगर कोई बाधा आती है तो उसका असर सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा और इकोनॉमी पर पड़ेगा। तीसरा, जो सीमा के पास के इलाके हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र या पंजाब, जहां महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने हैं, और वो इस तरह के हथियार की रेंज में भी आ सकते हैं अगर रेंज वाकई 290 किलोमीटर है। और चौथा पॉइंट? और चौथा, जिसका असर शायद सबसे ज्यादा महसूस होगा, वो है आम नागरिकों पर। आप सोचिए, 24 से 48 घंटे या उससे भी लंबा ब्लैकआउट हो जाए। हाँ, बैंकिंग ठप, एटीएम बंद, मोबाइल नेटवर्क शायद काम ना करें। बिल्कुल। अस्पतालों में दिक्कतें, पीने के पानी की सप्लाई बाधित हो सकती है। इससे एक अफरा तफरी और घबराहट का माहौल बन सकता है। ये भी एक तरह का असर है। इसका कोई ठोस उदाहरण सोचे। मान लीजिए अगर चंडीगढ़ के पास या फिर वो जो संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहाँ ऐसा कोई हमला हो जाए। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। ऐसा हमला बिना एक भी गोली चलाए उस इलाके में हमारी सेना के मूवमेंट, उनकी सप्लाई चेन और सबसे जरूरी उनके रडार जैसे निगरानी सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। मतलब तैनाती और जवाब देने की क्षमता पर सीधा असर। हाँ, ये पारंपरिक युद्ध के बिना ही एक तरह की रणनीतिक बढ़त हासिल करने का तरीका बन सकता है। ये खतरे तो वाकई गंभीर लग रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि भारत इसके जवाब में क्या कर रहा है? क्या हम इसके लिए तैयार हो रहे हैं? हाँ, देखिए, भारत कई लेवल पर काम कर रहा है। हालांकि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक दिन का काम नहीं। अच्छा, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सबसे पहला कदम है ग्रिड हार्डनिंग, मतलब पावर ग्रिड को मजबूत बनाना। इसमें हमारी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी पीजीसीआईएल, जो देश का पावर ग्रिड संभालती है, हाँ, पीजीसीआईएल, और डीआरडीओ, हमारा रक्षा अनुसंधान संगठन, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं।
कोशिश ये है कि ट्रांसफॉर्मरों को शील्ड किया जाए। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Thoughts in my head, a collage of this spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and knowing I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, I'm a mind, if you want to taste it. I'm chasing a dream that I never separated. I think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Thoughts in my head, a collage of this spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and knowing I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, if you know you taste it. I'm chasing a dream that I never separated. I think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no
make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर बदले गए। हाँ, और कई एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि इतनी तेजी से गलती से ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए आपको जानबूझकर मतलब हाथ से ही करना पड़ेगा। सही बात है। और ये मामला और भी पेचीदा तब हो जाता है जब हम देखते हैं कि FAA यानी अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने दिसंबर 2018 में एक बुलेटिन निकाला था। हाँ, उस बुलेटिन में ये चेतावनी दी गई थी कि 787 के फ्यूल स्विच का जो लॉक है वो गलती से या कंपन से खुल सकता है। लेकिन सबसे अजीब बात ये है कि वो सिर्फ एक सलाह थी, कोई अनिवार्य नियम नहीं बनाया गया कि इसे ठीक करना ही है। बिल्कुल, और इसी वजह से इस हादसे के फौरन बाद भारत की DGCA और दक्षिण कोरिया ने अपने यहाँ के बोइंग 787 और 737 विमानों में इन स्विच की खास जांच के आदेश दिए। एयर इंडिया ने भी अपने सभी 33 ड्रीम लाइनर्स की जांच की, पर नतीजा ये कि उन्हें स्विच में कोई हार्डवेयर मतलब कोई तकनीकी खराबी नहीं मिली। तो इससे पहली थ्योरी यही बनती है कि ये पायलट का एक्शन था। जी। अब सवाल ये कि गलती से हुआ या जानबूझकर। हाँ, कैप्टन स्टीव शेबनर और मोहन रंगनाथन जैसे एविएशन एक्सपर्ट्स का तो साफ मानना है कि ये स्विच मैनुअली मतलब हाथ से ही बंद किए गए थे। वो कह रहे हैं कि ये गलती से नहीं हो सकता। और यहीं पर बात थोड़ी संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि पायलट के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। जी, ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि कैप्टन शायद कुछ निजी परेशानियों से गुजर रहे थे और उनके रिटायरमेंट का समय भी नजदीक था। लेकिन पायलट यूनियनों ने जैसे ICPA और LPA इंडिया, उन्होंने इस पर क्या कहा है? उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि भाई बिना पूरी जांच के किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और ये ठीक नहीं है। हाँ, मतलब ये अटकलें लगाना सही नहीं है, पर क्या सिर्फ निजी दुख या रिटायरमेंट की वजह से कोई ऐसा कदम उठा सकता है? ये सवाल तो उठता है। बिल्कुल, ये सवाल तो है। यूनियन ने फिलहाल यही कह रही है कि जांच पूरी होने दें। दूसरी तरफ एक और थ्योरी है जो सीधे सीधे बोइंग के डिजाइन पर ही सवाल उठा रही है। अच्छा, बोइंग और FAA का क्या कहना है इस पर? उनका तो यही कहना है कि कोई सुरक्षा का जोखिम नहीं है और स्विच के लॉक वैसे ही काम कर रहे हैं जैसा उन्हें डिजाइन किया गया है, मतलब डिजाइन में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन आलोचक तो ये कह रहे हैं कि 2018 वाली FAA की सलाह को गंभीरता से लिया ही नहीं गया, क्योंकि वो अनिवार्य नहीं थी, बस एक ऑप्शनल सुझाव था। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। और कुछ इंडस्ट्री के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 737 मैक्स वाले हादसों के बाद जो बोइंग पर दबाव बना, उसके चलते वो अब लागत बचाने के लिए सुरक्षा से समझौता कर रहे हो। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है और ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है जब हमें पता चलता है कि इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए एक बहुत अहम कड़ी गायब है। वो क्या? कॉकपिट की वीडियो रिकॉर्डिंग। उस विमान में CVR यानी आवाज रिकॉर्ड करने वाला सिस्टम था, FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी था, पर कॉकपिट के अंदर का वीडियो रिकॉर्ड करने वाला कोई कैमरा नहीं था। ओह, वीडियो होता तो शायद ये एकदम साफ हो जाता कि स्विच जानबूझकर बंद किए गए या अनजाने में किसी तरह दब गए, जैसे पहले भी कुछ घटनाओं में शक हुआ था, इजिप्टियर वाले मामले में शायद। जी है, बिल्कुल। IAT जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और कई सुरक्षा विशेषज्ञ सालों से कह रहे हैं कि कॉकपिट में वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, इससे जांच में बहुत मदद मिलती है। लेकिन इसका विरोध भी तो होता है। पायलट यूनियन ने इसे शायद प्राइवेसी का मुद्दा मानती है। हाँ, ये वही पुरानी बहस है, सुरक्षा बनाम निजता। पायलट यूनियन ने इसे अपनी निजता का उल्लंघन मानती है।
और इस हादसे के बाद ये बहस फिर से तेज हो गई है। तो फिलहाल जांच की क्या स्थिति है? भारत की जो AAIB है, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उनकी शुरुआती रिपोर्ट में क्या कहा गया है? देखिए, शुरुआती रिपोर्ट में ज्यादातर सिर्फ तथ्य दिए गए हैं, जैसे कि स्विच हिले थे, कॉकपिट में कंफ्यूजन था, लेकिन हादसे का अंतिम कारण क्या था ये अभी नहीं बताया गया है। फाइनल रिपोर्ट आने में साल भर भी लग सकता है। और इस बीच बोइंग और एयर इंडिया का क्या रुख है? बोइंग का तो यही कहना है कि नियमों में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। और एयर इंडिया कह रही है कि उन्होंने मेंटेनेंस के सारे नियमों का पालन किया था और वो सबसे आग्रह कर रहे हैं कि जांच पूरी होने तक धैर्य रखें। इस हादसे का असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला लगता है। 737 मैक्स के बाद बोइंग पर पहले से ही काफी दबाव था, अब ये और बढ़ गया होगा। निश्चित रूप से एयरलाइंस भी अब अपने फ्यूल स्विच से जुड़े जो अंदरूनी प्रोटोकॉल हैं उन पर दोबारा विचार कर रही होंगी। और पायलटों की स्क्रीनिंग, उनकी मेंटल हेल्थ जांच, कॉकपिट रिकॉर्डिंग, इन सब पर तो अब दुनिया भर में बहस छिड़ गई है। बिल्कुल, हो सकता है आने वाले वक्त में हमें एविएशन के नियमों में बदलाव देखने को मिले। शायद हार्डवेयर की ज्यादा ऑडिटिंग हो, कॉकपिट में और ज्यादा पारदर्शिता की मांग उठे। और इन सब तकनीकी और नीतिगत बातों के बीच हमें उस भयंकर मानवीय क्षति को कभी नहीं भूलना चाहिए। 260 लोगों की जान चली गई, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। और इस घटना ने आम लोगों के मन में एविएशन सुरक्षा, खासकर एयर इंडिया को लेकर भरोसे को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। हाँ, एयर इंडिया के CEO कैम्बल विल्सन ने भी अपने संदेश में यही कहा था कि अभी अटकलबाजी का वक्त नहीं है, बल्कि सहानुभूति दिखाने और सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। तो घूम फिर कर हम उसी मूल सवाल पर आ जाते हैं, पायलट की चूक थी, जानबूझकर किया गया काम था, या फिर विमान के डिजाइन में ही कोई खतरनाक खामी थी? और इसका जवाब शायद हमें अंतिम रिपोर्ट आने पर ही मिले। पर जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती, एयरलाइंस, रेगुलेटर और खास तौर पर बोइंग के सामने जनता का भरोसा वापस जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हमारे मौजूदा सुरक्षा इंतजाम और विमानों के डिजाइन मानक इस तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए वाकई पर्याप्त हैं, या फिर हमें हवाई सुरक्षा के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उन पे एक बार फिर से और ज्यादा गहराई से सोचने की जरूरत है? नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आजकल काफी गरमाया हुआ है। भारत और पश्चिमी देशों के बीच, खासकर ये रूस से तेल खरीदने को लेकर। हाँ, तनाव बढ़ता दिख रहा है। और अब तो नाटो ने सीधी चेतावनी जैसी दे दी है, सेकेंडरी प्रतिबंधों की बात हो रही है। और भारत का जवाब भी उतना ही कह सकते हैं दो टूक रहा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, उनके जरिए कि भाई ये पूरा माजरा है क्या, इसके पीछे क्या चल रहा है और इसका असर मतलब कहाँ तक जा सकता है। देखिए, इसकी जड़ें जाती हैं फरवरी 2022 के बाद, जब रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू हुआ। हाँ, उस टाइम तो पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में जैसे भूचाल आ गया था। पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए और इसके जवाब में रूस ने क्या किया, अपना कच्चा तेल डिस्काउंट पर, मतलब रियायती दामों पर बेचना शुरू कर दिया। और भारत ने जाहिर है इस मौके को जाने नहीं दिया। आंकड़े तो मतलब हैरान करने वाले हैं। संघर्ष से पहले भारत रूस से कितना, शायद मुश्किल से 2% तेल लेता था, पर अब ये आंकड़ा उछलकर लगभग 40% तक पहुंच गया है। जी, अगर आप देखें तो 2024-25 में ये व्यापार $50 अरब से भी ज्यादा का हो सकता है। $50 अरब? तो इससे साफ है कि भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ये सस्ता तेल कितना जरूरी है। मतलब ये सिर्फ एक विकल्प नहीं, जरूरत बन गया है। और यहीं से पश्चिम के साथ वो तनाव की स्थिति बननी शुरू हुई। बिल्कुल, क्योंकि अब नाटो के जो महासचिव हैं मार्क रूटे, उन्होंने तो हाल में सीधे चेतावनी दी है। उनका बयान काफी सख्त था। भारत, चीन, ब्राजील, इन तीनों का नाम लेकर कहा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर रूस के साथ ये बड़े ऊर्जा सौदे जारी रहते हैं और मॉस्को शांति वार्ता को लेकर मतलब सीरियस नहीं होता, तो इन देशों पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लग सकते हैं। 100%। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि इसका ब्राजील, भारत और चीन पर बड़े पैमाने पर असर होगा। ये सुनने में तो कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा पहले अमेरिका का रुख था, शायद ट्रम्प के समय में। हाँ, कुछ हद तक वैसा ही है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प ने भी ऐसी धमकियां दी थी कि जो देश प्रतिबंधित देशों से I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love
remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. बहुध्रुवीय दुनिया की हकीकत को भी दर्शाती है कैसे? कि अब वो जमाना शायद नहीं रहा जब सिर्फ कुछ पश्चिमी देश ही सारे नियम तय करते थे। भारत जैसे बड़े और उभरते हुए देश अब अपने हितों के हिसाब से मोलभाव करने, स्वतंत्र फैसले लेने की स्थिति में है और वो पश्चिमी प्रतिबंधों के असर को भी एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर मान लीजिए कि ये सेकेंडरी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, नाटो या अमेरिका ये कदम उठा लेते हैं, तो फिर क्या होगा? इसका असर क्या होगा? क्या सिर्फ भारत पर पड़ेगा या पूरी दुनिया पर? नहीं, असर तो काफी व्यापक हो सकता है, सिर्फ भारत पर नहीं। अच्छा, कैसे? देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से है। अगर भारत जैसा बड़ा खरीदार अचानक रूसी तेल खरीदना कम कर दे या बंद कर दे तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में भारी उथल पुथल मच सकती है। हाँ, सप्लाई और डिमांड का पूरा खेल बिगड़ सकता है। बिल्कुल, तेल की कीमतें फिर से आसमान छू सकती हैं, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, व्यापार पर भी असर पड़ेगा। जाहिर है, ग्लोबल ट्रेड फ्लो बाधित हो सकते हैं और भू राजनीतिक स्तर पर देखें तो यह पश्चिम और कह लीजिए ग्लोबल साउथ या पूर्व के कुछ देशों के बीच की जो खाई है उसे और बढ़ा सकता है। ये जो कड़ा रुख है, इसे देखकर दूसरे विकासशील देश भी थोड़ा हिम्मत दिखाएं, अपनी ऊर्जा सुरक्षा या अपनी संप्रभुता को लेकर ज्यादा मुखर हो जाएं। इसकी पूरी संभावना है। भारत का ये कदम निश्चित रूप से दूसरे देशों के लिए एक मिसाल, एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है, खासकर उन देशों के लिए जो बड़ी शक्तियों के बीच संतुलन बनाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये पूरा टकराव यही दिखाता है कि आज की दुनिया में ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय हित और वैश्विक नियम कानून कैसे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे भारत साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ पुराने पश्चिमी सहयोगी हैं जिनके साथ रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, दूसरी तरफ रूस से मिलता सस्ता तेल है जो अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, और इन सब के ऊपर अपनी रणनीतिक आजादी बनाए रखने की जरूरत। बिल्कुल, और आज जो फैसले लिए जा रहे हैं उनका असर सिर्फ भारत पर नहीं पड़ेगा, ये दुनिया भर की जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए भी एक तरह का रास्ता तय कर सकते हैं। और शायद यहीं पे हम आज की चर्चा को रोकते हुए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए कि ये जो टकराव हम देख रहे हैं भारत और पश्चिम के बीच रूस के तेल को लेकर, ये लंबे समय में मतलब लॉन्ग टर्म में दुनिया की एनर्जी डायनामिक्स को और देशों के आपसी गठबंधनों को किस तरह से बदल सकता है, और क्या बड़ी शक्तियों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित करने वाली जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए यहाँ कोई नया मॉडल, कोई नई मिसाल कायम हो रही है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये सवाल आने वाले वक्त में और भी अहम होते जाएंगे। पहली चीज तो 28 तारीख से शनि मंगल का गोचर चेंज हुआ है, ठीक है। वो आपका शनि मंगल का द्वंद आपकी बुद्धि के स्थान पे, ठीक है, और मतलब ये ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब मानसिक रूप से डिस्टर्ब करने वाला समय आपका चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं, आप उससे बेफिक्र रहिए। नहीं, देखो शनि मंगल का द्वंद का गोचर भैया ये 45 दिन रहेगा 28 तारीख से, ठीक है। 28 तारीख से गोचर स्टार्ट हुआ है और 45 दिन का गोचर, इसको क्रॉस कर लीजिए, उसके बाद कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और जो 2 दिन क्या बोला? हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि इसी दिन के बीच में अगर है तो आपकी कुंडली का गोचर सही है। आप ये समझ लो
रूटीन हुआ भैया, एक काम आया परसों, सब कुछ फाइनल था कि हमें काम मिल गया वो, और हम पैसे से मैनेज कर रहे थे, कभी लिए नगद पैसे मिल नहीं पाए, तो वहां से चला गया 40 लाख रुपए का, और पैदल हो गए। पहली चीज भैया, एक चीज और आपको बता दें कि अभी धन से संबंधित कोई काम में हाथ मत डालिए। बताएं क्यों? क्योंकि आपका जो लग्न है मकर और कुंभ राशि में चंद्रमा बैठे हुए, ठीक है, धन भाव पे, ठीक है, तो धन से संबंधित दिक्कत आपको बहुत ज्यादा रहेगी, ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखिए। तो आप ऐसा करिए ना कि अभी 2 जून 2027 की ये समझ लीजिए लास्ट चरण है आपके 7.5 का, बात समझिए मेरी, और जिसमें से जो लास्ट चरण है तो 29 मार्च 2025 से 13 महीना का गोचर आपके धन भाव पे विशेष रहेगा। 29 मार्च से स्टार्ट हुआ है और अगला 13 महीना गोचर आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आप किसी काम में हाथ डालिए। अभी तो 45 दिन का वो गोचर है कि आपको नींद तक नहीं आएगी। अब माइंड इतना डिस्टर्ब रहेगा, हैंग रहेगा, कि ऐसा लगेगा कि मेरी जिंदगी में सबसे खराब किस्मत सिर्फ मेरी ही है। बिल्कुल सही मैच कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भैया देखो, जिनके शरण में आप काली जी के शरण में हो ना, तो आप जानते नहीं वो अदा शक्ति हैं कि उनके सामने ब्रह्मा विष्णु भी नतमस्तक होते हैं, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीजों में आप परेशान मत होइए। आपने अभी से पूजा स्टार्ट की है, मेरी बात समझिए, आपको 15-20 दिन होंगे, अरे आप कम से कम 2 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, वही देंगे आपको जो देना, क्योंकि आपकी कुंडली में जो शनि है वो आपके 10वें भाव में ससह नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, ठीक है। तो वो राजयोग अगर एक्टिव होगा ना, तो आप थोड़ा सा भगवती के शरण में रहिए, थोड़ी थोड़ी चीजों में परेशान मत होइए। अभी समय खराब है, 2 जून 2027 तक उठक पटक आपकी लाइफ में बना रहेगा। नहीं, आप देखिए शरीर को कुछ नहीं हो सकता है, इसको तो स्टैम्प में आ है। हाँ, वही तो जहर है, अगर पहन लिया होगा तो फिर जहर है। शनि आपकी कुंडली के उच्च के हैं, शनि से संबंधित किसी भी चीज का दान नहीं करना आपको। हाँ, अभी देखो काली जी में दिया जलाइए, और जो पूजा बताई थी वो पूजा करिएगा। नहीं, हमने बताया शनिवार बताया होगा। भैया अगर आप डेली करते रहेंगे ना, तो 1-2 साल में आपको भगवती स्वतः देगी। आप उनकी ये अभिलाषा से मत करिए पूजा की, नहीं हमको दे इसलिए पूजा। हर समस्या का समाधान सिर्फ आपको भगवती ही करेंगे, ये ध्यान रखिए आप। और ये समस्या ये थी भैया कि हमारे घर पे एक सोवर हो गया था। हाँ, हुआ है अभी, तो हमने बंद कर रखा है। कोई बात नहीं, बंद करो। देखिए बहुत लोगों की धारणा है 100 महीने की, ठीक, लेकिन 13 दिन की मुख्य धारणा आज के कलयुग में पर्याप्त है। हाँ, और आप करते रहिए भैया। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, बस समय का फेर है, ये ध्यान रखिए। ये अभी शनि मंगल का द्वंद्व बना है, और यही आपको 8-10 दिन के अंदर ही पूरा माइंड गड़बड़ा गया होगा आपका। अरे तो आपने इतना बता दिया कि सुसाइड करने के लिए नहीं, ये सब इससे ज्यादा क्या हो सकता है जीवन? नहीं, आप समझ घूम रहा है, क्या कर? नहीं, कुंडली आपकी अच्छी, आप परेशान मत होइए, थोड़ा समय का फेर है और कोई बात नहीं है। जिम्मेदारियां है ना, नहीं, समझ रहे हैं, जिम्मेदारियां आपकी हैं, लेकिन आपको ससुराल पक्ष से बहुत कुछ मिल रहा है, आप परेशान मत होइए। ससुराल पक्ष से बहुत कुछ मिल रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। हो सकता है भैया कोई नहीं है। नहीं, लालच तो नहीं है, लेकिन अपनी माता पिता के अकेले ही है। अच्छा। जो भी होगा कोई लिखा होगा, अब जो लिखा होगा वो हमारा होगा, बच्चे का होगा। नहीं, बहुत कुछ मिल रहा है और बहुत सहयोग है। पत्नी का आप जो भी अनुसरण करिए, जैसे पत्नी है आपकी, ठीक है,
तो उनकी बातों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए। देखिए किसी भी चीज में धन से संबंधित अगर देखिए आपका सप्तमेश जाके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, और सप्तमेश पत्नी का भाव होता है, तो पत्नी का भाव जाके जो बैठा हुआ धन भाव में वाणी स्थान पे और आपकी हर चीज में बैठा हुआ, मतलब वाणी के स्थान पे जैसे पत्नी कोई चीज बोलती है कि ऐसा करिए तो निश्चित रूप में उसको आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आप जो करेंगे अपनी बुद्धि से करेंगे, यही होता ही है। हाँ, और उसमें आप विफल होंगे। और भैया इतना मतलब पब्लिक अमेरिकी शुल्क और भारत चीन संबंध और उसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर और खासकर भारत चीन रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है, और हाँ, दोनों देश क्या कदम उठा सकते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं भारत के सामने जो जोखिम है उनसे। देखिए, भारत अपने कच्चे तेल का करीब 33 से 40% हिस्सा रूस से आयात करता है। अब अगर 50% अमेरिकी शुल्क लगता है तो मतलब फ्यूल, रिफाइनिंग और आखिर में आम उपभोक्ता तक सबके लिए लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी, और इसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक ही नहीं रहेगा। हाँ, वही मैं सोच रहा था, मतलब अर्थव्यवस्था के जो मुख्य हिस्से हैं उन पर भी चोट पहुंचेगी। बिल्कुल, आप उर्वरक ले लीजिए, रसायन, बिजली, परिवहन, इन जैसे अहम क्षेत्रों में लागत बढ़ेगी। इसका सीधा मतलब है महंगाई में उछाल, सरकार के खजाने पर दबाव और व्यापार घाटा वो भी बढ़ेगा। और क्या तेल के अलावा दूसरे व्यापार पर भी असर पड़ सकता है, जैसे कपड़ा, फार्मा वगैरह? हाँ, ये निर्भर करेगा कि शुल्क कितना व्यापक है, लेकिन असर पड़ सकता है। मान लीजिए ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कदम है, तो हो सकता है कि दूसरे व्यापार प्रवाह भी प्रभावित हो। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय निर्यात दुनिया भर में कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे, रुपए पर भारी दबाव बनेगा और विकास दर जो अभी एजेंसीज जैसे मूडीज या फिच करीब 6.5% बता रही हैं, वो घटकर शायद 5% तक भी जा सकती है। पेट्रोकेमिकल I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love, I got facts over facts over tracks. You wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Think I'm all this fast, but I don't know what's acting. I'll raise no, I don't take shit. I got no love, reflection of the emptiness. Hilarious, you play with my time, and the serious, mysterious.
I do is so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who doubt it. want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be and wanna hear you. Get off with me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what I'm got. You was built to last, yeah. I'll always show up and make a statement. and the consequence, everything encompassed. Mental health is confidence, dreams, it's a must. I'm here to see the day, that's for you to take away. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off on my head. So I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, it's on my mind, if you undertake it. I'm chasing a dream that I've had for 7 ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. You're irresponsible, never always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off on my head. So I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off on the head. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, it's on my mind, if you I don't take shit. I'm chasing a new life, that's been set of ages. I say you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I don't ever slow up, no I don't take shit. I gotta play tough and wanna hate this. I wanna show up and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do is so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off on my meds. So I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off, paying back, but I don't know what that. I'm saving every day to taste it. I'm patient, it's on my mind, reflection of the emptiness. I'm chasing a dream, you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble
make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
की है। हाँ, मिशन तो है और उसमें अच्छा खासा निवेश मतलब संसाधन लगाने की बात भी है जी। और ये सरकार की तरफ से एक आप कह सकते हैं गंभीर प्रतिबद्धता दिखाता है। लेकिन जैसा इन विश्लेषणों में भी बताया गया है, ये सिर्फ पैसे फेंकने वाली बात नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब कोशिश एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा माहौल बनाने की है, रिसर्च से लेकर उसे इस्तेमाल करने तक। खास जोर जो है वो R&D मतलब अनुसंधान और विकास पर है, ताकि नींव मजबूत हो। और यहीं पर मुझे लगता है बात और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत के जो बड़े नाम हैं शिक्षा में, IITs, IISc, जी बिल्कुल, वो सब क्वांटम रिसर्च में काफी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, वाकई में नई खोजें हो रही हैं। सही कहा आपने। ये संस्थान एक तरह से हब बन रहे हैं इस रिसर्च के। और साथ ही साथ एक और चीज जो उभर रही है वो है क्वांटम स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम। हाँ, मैंने भी पढ़ा उसके बारे में। ये डीप टेक स्टार्टअप। बिल्कुल, डीप टेक मतलब ऐसी कंपनियां जो बहुत गहरी वैज्ञानिक खोज या इंजीनियरिंग इनोवेशन पर आधारित होती हैं। तो ये भी एक अच्छा संकेत है। और इसमें एक और प्लस पॉइंट है भारत के पास, है ना, हमारे स्टेम ग्रेजुएट्स की बड़ी संख्या, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स पढ़ने वाले। हाँ, वो तो है, मतलब टैलेंट पूल तो हमारे पास है, इसमें कोई शक नहीं। ये एक बहुत बड़ी ताकत है हमारी। लेकिन यहीं पर एक लेकिन भी है, जैसा कि ये रिपोर्ट से इशारा करती हैं। क्या? सिर्फ संख्या होना काफी नहीं है। असली चुनौती है इस टैलेंट को क्वांटम के लिए जरूरी खास स्किल सिखाना, और उससे भी बड़ी चुनौती उन्हें देश में ही अच्छे अवसर देकर रोकना, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ब्रेन ड्रेन, हाँ, ये तो एक लगातार बनी रहने वाली चिंता है, मतलब टैलेंट को यहीं बनाए रखना। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है इस मिशन की कामयाबी के लिए। ठीक है, तो संस्थान काम कर रहे हैं, टैलेंट पूल है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, पर क्या कुछ ठोस काम भी हो रहा है? मतलब क्या जमीन पर इसके कुछ उदाहरण दिख रहे हैं? इन स्रोतों में किसी खास प्रोजेक्ट्स का जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। कुछ खास एरियाज का जिक्र है जहाँ काम चल रहा है। जैसे एक है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी या क्वांटम इंक्रिप्शन के लिए। ये सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए? हाँ, एकदम। इससे डेटा इतना सुरक्षित हो सकता है कि आज के सुपर कंप्यूटर भी उसे तोड़ नहीं पाएंगे। सोचिए जरा, फाइनेंस, रक्षा, सबके लिए कितना अहम है ये। फिर क्वांटम सेंसिंग है। सेंसिंग, वो कैसे? इससे इतने सटीक सेंसर बन सकते हैं जो मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में क्रांति ला दें। या मान लीजिए ऐसे नेविगेशन सिस्टम जो GPS पर निर्भर ना हो। रक्षा और स्पेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अच्छा। और हाँ, सबसे महत्वाकांक्षी शायद क्वांटम कंप्यूटिंग है। ऐसे कंप्यूटर बनाना जो आज की समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकें, जिन्हें हल करने में अभी सालों लगते हैं। दवाइयों की खोज, मटेरियल साइंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, मतलब संभावनाएं अनंत हैं। तो अगर ये प्रोजेक्ट सफल होते हैं तो वाकई कई उद्योगों का पूरा नक्शा ही बदल सकता है। बिल्कुल। और एक और बात जो इन दस्तावेजों में है वो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर भी काम कर रहा है। इससे वैश्विक मंच पर भी भारत की स्थिति मजबूत होती है। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा और महत्वाकांक्षी लग रहा है, पर रास्ता सीधा तो नहीं होगा। जाहिर है कुछ बड़ी चुनौतियां भी होंगी जिनका जिक्र इन पेपर्स में किया गया होगा। हाँ, बिल्कुल। और इन चुनौतियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये वास्तविक बाधाएं हैं। जैसा कि स्रोत साफ तौर पर बताते हैं, सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है एडवांस्ड क्वांटम हार्डवेयर तक पहुंच। हार्डवेयर मतलब मशीनें वगैरह? जी, ये तकनीक बहुत जटिल है, बहुत महंगी है, और इसे बनाने की क्षमता अभी दुनिया में कुछ ही देशों के पास है। तो उस हार्डवेयर तक पहुंच बनाना या उसे खुद बनाना, ये एक बड़ी चुनौती है। और दूसरी चुनौती आपने पहले ही बताई, ब्रेन ड्रेन। हाँ, प्रतिभा पलायन। अगर हमारे सबसे होनहार वैज्ञानिक और इंजीनियर देश छोड़कर चले जाते हैं तो ये मिशन कैसे सफल होगा? उन्हें यहीं पर मौके और माहौल देना होगा। ये बहुत जरूरी है। सही बात है। और कोई बड़ी चुनौती? तीसरी बड़ी चुनौती है कंपटीशन। अमेरिका, चीन, यूरोप, ये देश इस रेस में काफी आगे हैं। उन्होंने बहुत पहले शुरू किया और वो बहुत ज्यादा पैसा भी लगा रहे हैं। तो उनसे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। हमें अपनी रणनीति बहुत सोच समझ कर बनानी होगी। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि भारत की क्वांटम महत्वाकांक्षाएं तो बहुत ऊंची हैं, क्षमताएं भी हैं, प्रतिभा भी है, लेकिन राह में मुश्किलें भी कम नहीं है। हार्डवेयर, ब्रेन ड्रेन और तगड़ा कंपटीशन। बिल्कुल सही सारांश है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत इन बाधाओं को पार कर लेता है, अगर ये मिशन सफल होता है, तो भविष्य कैसा दिख सकता है? देखिए, इन दस्तावेजों में भारत के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य का जिक्र है। 2030 तक क्वांटम क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनना, मतलब दुनिया में अपनी पहचान बनाना। अगर, और ये एक बड़ा अगर है, अगर ये लक्ष्य हासिल होता है तो इसका आर्थिक असर बहुत बड़ा हो सकता है। आर्थिक असर? जैसे कि? नई नौकरियां, हजारों शायद लाखों नई नौकरियां, पूरी तरह से नए उद्योग खड़े हो सकते हैं जो आज मौजूद ही नहीं है।
और जाहिर है जीडीपी में अच्छी खासी बढ़ोतरी। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। और इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही तो सीमित नहीं रहेगा, वैश्विक स्तर पर भी तो भारत की हैसियत बदलेगी। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सोचने वाली बात सामने आती है, जो शायद इन स्रोतों के दायरे से थोड़ी बाहर है, लेकिन सोचने लायक है। क्या? कि अगर भारत क्वांटम टेक्नोलॉजी में सचमुच एक लीडर बन जाता है, तो दुनिया में शक्ति संतुलन पर इसका क्या असर होगा? ग्लोबल पावर डायनामिक्स कैसे बदलेंगे? दुनिया में भारत का प्रभाव किस तरह से बढ़ेगा या बदलेगा? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ये तकनीक भविष्य में सिर्फ हमारे गैजेट्स नहीं, बल्कि देशों के आपसी समीकरणों को भी कैसे एक नया आकार दे सकती है। ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। तकनीक और वैश्विक राजनीति का गठजोड़। जी, भविष्य किस करवट बैठेगा, ये देखना होगा। नमस्कार जी। आज हम बात कर रहे हैं भारत में ऑप्शन ट्रेडिंग पर। जी। ये एक ऐसा तरीका है जिससे लोग कहते हैं कि भाई जल्दी पैसा बन सकता है, पर शायद उतना ही जल्दी जा भी सकता है। बिल्कुल सही कहा ये। हमारे पास कुछ नोट और आर्टिकल्स हैं इस पर, जी। और आज कोशिश करेंगे कि इसकी गहराई समझें। हाँ जरूर। तो मकसद यही है कि ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर है क्या भला, चलती कैसे है, और इसके फायदे नुकसान क्या हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो या तो नए हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं शेयर बाजार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग सुनने में हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका जो बेसिक आइडिया है वो काफी सीधा है। ये असल में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव मतलब? मतलब जिसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कीमत किसी और चीज पर टिकी होती है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर के दाम पर। अच्छा। उदाहरण के लिए समझिए रिलायंस का शेयर है, तो उसका एक कॉल ऑप्शन आपको ये अधिकार दे सकता है कि आप भविष्य में एक तय कीमत पर रिलायंस का शेयर खरीद सकें। लेकिन खरीदना जरूरी नहीं। बिल्कुल, यही खास बात है। खरीदने का अधिकार है, लेकिन खरीदने की मजबूरी या बाध्यता नहीं है। अगर आपको लगता है दाम बढ़ेगा और आपको फायदा होगा तो आप खरीदेंगे, वरना नहीं। और इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक कॉल ऑप्शन, जो आप तब खरीदते हैं जब आपको उम्मीद हो कि कीमत ऊपर जाएगी। और दूसरा पुट ऑप्शन, वो तब लेते हैं जब लगता है कि कीमत नीचे गिरेगी। अच्छा, कॉल मतलब तेजी, पुट मतलब मंदी की उम्मीद। हाँ, मोटे तौर पर। और ये अधिकार सिर्फ एक तय तारीख तक ही काम करता है, जिसे एक्सपायरी डेट कहते हैं। उसके बाद वो बेकार हो जाता है। समझ गया, एक्सपायरी डेट अहम है। तो फिर ये खरीदने बेचने वाले कौन लोग होते हैं, ये चलता कैसे है पूरा मामला? इसमें देखिए दो मुख्य पार्टियां होती हैं। एक होता है ऑप्शन का खरीदार, यानी ऑप्शन बायर। वो एक छोटी सी रकम देता है जिसे कहते हैं प्रीमियम, और इस प्रीमियम के बदले उसे वो अधिकार मिल जाता है। ओके। और दूसरा होता है ऑप्शन बेचने वाला, जिसे ऑप्शन राइटर या सेलर भी कहते हैं। वो ये प्रीमियम लेता है। अच्छा। और बदले में वो एक तरह से जिम्मेदारी लेता है कि अगर खरीदार ने अपना अधिकार इस्तेमाल किया तो उसे वो सौदा पूरा करना पड़ेगा। मतलब या तो शेयर बेचना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो। तो खरीदार का रिस्क तो समझ आता है, ज्यादा से ज्यादा उसका प्रीमियम डूब जाएगा, है ना? बिल्कुल। ऑप्शन बायर का मैक्सिमम लॉस उतना ही है जितना उसने प्रीमियम दिया, उससे एक पैसा ज्यादा नहीं। लेकिन ये जो बेचने वाला है राइटर, उसके लिए कहते हैं कि रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है। ये बात थोड़ी डराती है। हाँ, ये सच है। सैद्धांतिक रूप से ऑप्शन सेलर का रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है। कैसे? सोचिए, अगर बाजार उसकी उम्मीद से बिल्कुल खिलाफ चला जाए, बहुत तेजी से, तो खरीदार तो अपना अधिकार इस्तेमाल करेगा ही, और बेचने वाले को उस बड़े नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है। खरीदार ने तो बस प्रीमियम दिया था, पर सेलर का नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। हालांकि प्रैक्टिकल तौर पर ब्रोकर्स के पास रिस्क मैनेजमेंट के तरीके होते हैं, स्टॉप लॉस वगैरह लगते हैं, लेकिन हाँ, जोखिम बहुत ज्यादा है सेलर के लिए। और भारत में ये सेटलमेंट कैसे होता है? क्या शेयर वाकई खरीदने बेचने पड़ते हैं? ज्यादातर इंडेक्स ऑप्शंस जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी, ये कैश सेटल्ड होते हैं। मतलब असल में शेयरों का लेन देन नहीं होता। तो फिर बस जो भी मुनाफा या नुकसान हुआ, उसका हिसाब किताब कैश में हो जाता है। हाँ, स्टॉक ऑप्शंस में फिजिकल डिलीवरी का भी ऑप्शन होता है, पर ज्यादातर वॉल्यूम कैश सेटल्ड में ही है। अच्छा, और ये ट्रेडिंग होती कहाँ है? मतलब कौन से एक्सचेंज पर? भारत में मुख्य तौर पर दो बड़े एक्सचेंज हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
यहीं पर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। सबसे ज्यादा पॉपुलर है निफ्टी 50 के ऑप्शन, बैंक निफ्टी के ऑप्शन, इंडेक्स वाले। हाँ, इंडेक्स वाले। और फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक ऑप्शंस भी हैं, जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह। और इसके लिए क्या चाहिए होता है, कोई खास अकाउंट? हाँ, इसके लिए एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट तो चाहिए ही। साथ में ये जरूरी है कि उसमें डेरिवेटिव सेगमेंट एक्टिवेटेड हो। अच्छा। और सेबी के नियम है मार्जिन को लेकर, वो भी पूरे करने होते हैं। खासकर ऑप्शन बेचने वालों के लिए मार्जिन की जरूरत पड़ती है। चलिए अब आते हैं फायदों पर। सबसे बड़ा फायदा क्या गिना जाता है इसका? अक्सर लिवरेज की बात होती है। हाँ बिल्कुल, लिवरेज ही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। मतलब आप एक छोटी सी पूंजी जो कि प्रीमियम है लगाकर एक बहुत बड़ी वैल्यू के एसेट पर पोजीशन ले सकते हैं। जैसे? जैसे मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए के शेयर खरीदने के बराबर का एक्सपोजर चाहिए, तो शायद आप 40-50 हजार का प्रीमियम देकर उतना एक्सपोजर ले सकते हैं। ओ, तो कम पैसे में बड़ा दाव खेलने जैसा? कह सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है हेजिंग, मतलब अपने पोर्टफोलियो को बचाने का तरीका। वो कैसे? अगर आपके पास बहुत सारे शेयर हैं और आपको डर है कि बाजार गिरने वाला है, तो आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। अगर बाजार सच में गिरा तो आपके शेयरों की वैल्यू कम होगी, लेकिन पुट ऑप्शन में आपको मुनाफा होगा जो उस नुकसान की भरपाई कर देगा। एक तरह का बीमा। अच्छा, ये तो काम की चीज है। और इसमें लचीलापन बहुत है, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब बाजार ऊपर जाए नीचे जाए या एक रेंज में ही घूमता रहे। हर तरह की सिचुएशन के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हैं। और जैसा हमने पहले कहा, खरीदार के लिए रिस्क लिमिटेड है, सिर्फ प्रीमियम तक। और जो अनुभवी ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शन बेचकर रेगुलर इनकम भी कमाते हैं प्रीमियम से। ये तो काफी फायदे गिना दिए आपने, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। नुकसान क्या है इसके? वो कौन सी बातें हैं जिनसे सावधान रहना चाहिए? सबसे बड़ा नुकसान तो वही है जो सेलर के लिए है, हाई रिस्क, पोटेंशियली अनलिमिटेड लॉस। हाँ, वो तो है। दूसरा, ये समझने में जटिल है, आसान नहीं है, खासकर जब आप इसकी गहराई में जाते हैं। इसमें ग्रीक्स होते हैं। ग्रीक्स मतलब डेल्टा, थीटा, वो सब? हाँ वही, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, इनको समझना जरूरी है। जैसे थीटा है टाइम डीके। टाइम डीके? हाँ, मतलब समय बीतने के साथ ऑप्शन की वैल्यू अपने आप कम होती जाती है, भले ही शेयर का दाम वही रहे। जैसे बर्फ पिघलती है ना, हाँ। ये खरीदार के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। वक्त उसके खिलाफ काम करता है। और कीमत सिर्फ शेयर के भाव पर ही निर्भर नहीं करती। नहीं, कीमत पर वॉलेटिलिटी यानी बाजार की अस्थिरता का भी बहुत असर पड़ता है। वॉलेटिलिटी मतलब? मतलब बाजार कितनी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो ऑप्शन महंगे हो जाते हैं, कम होती है तो सस्ते हो जाते हैं। ये भी एक फैक्टर है। और सबसे बड़ा खतरा वही है जो सबसे बड़ा फायदा था, लेवरेज। अच्छा, वो कैसे? ज्यादा बड़ा दाव लगा देते हैं लालच में आकर। बिल्कुल। और फिर अगर ट्रेड गलत गया तो लेवरेज की वजह से नुकसान भी उतना ही बड़ा और तेजी से होता है। बहुत जल्दी पैसा डूब सकता है। तो फिर जो नए लोग हैं या जो इसमें आना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी, क्या करें क्या ना करें? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह, इसको गेट रिच क्विक स्कीम बिल्कुल ना समझें। ये वैसा नहीं है। पहले इसकी थ्योरी को, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझें, किताबें पढ़ें, कोर्सेज करें, जो भी हो। सीखने पर जोर। हाँ, सीखने पर। और फिर असली पैसा लगाने से पहले पेपर ट्रेडिंग करें, मतलब नकली पैसों से प्रैक्टिस करें। डेमो अकाउंट पे? जी, डेमो अकाउंट पर, ताकि आपको अंदाजा लगे कि ये काम कैसे करता है, बिना अपना पैसा जोखिम में डाले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रिस्क मैनेजमेंट, अनुशासन। वो कैसे? कभी भी किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा ही लगाएं, जैसे 1 या 2%, इससे ज्यादा नहीं। सिर्फ 1-2%? हाँ, ताकि अगर वो ट्रेड गलत भी जाए तो आपको बड़ा झटका ना लगे। मैंने बहुत ट्रेडर्स को देखा है, शुरू में अच्छा करते हैं, फिर 1-2 बड़े मुनाफे के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हाँ, होता है। और फिर अनुशासन भूलकर बड़ा रिस्क ले लेते हैं और एक ही गलत ट्रेड में सारा कमाया हुआ और अपनी कैपिटल भी गवा देते हैं। तो मतलब लालच और डर, खासकर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इनसे बचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, धैर्य रखना, अपने सेटअप का इंतजार करना और रिस्क को कंट्रोल में रखना, यही कुंजी है इसमें। तो कुल मिलाकर ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत शक्तिशाली टूल है, इसमें शक नहीं।
पर ये दो धारी तलवार भी है। सही कहा। इसमें सफलता पानी है तो ज्ञान चाहिए, अनुभव चाहिए, अनुशासन चाहिए और सबसे बढ़कर रिस्क पर बहुत सख्त कंट्रोल चाहिए। जी बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग वाकई किसी के अपने निवेश के लक्ष्यों और जोखिम सहने की क्षमता के हिसाब से सही बैठती है, या फिर ये बस एक सपना है जल्दी अमीर बनने का, जिसके पीछे भागना खतरनाक साबित हो सकता है? सोचने वाली बात है। नमस्कार। दुनिया की सियासत में ना आजकल बड़े दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, रोज कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता है। जैसे देखिए, एक समय था जब अमेरिका और भारत काफी करीबी रणनीतिक भागीदार माने जा रहे थे, पर अब ऐसा लग रहा है कि रिश्तों में थोड़ी खिंचाव सी महसूस हो रही है। सही कह रही है, वो पहले वाली गर्मजोशी वो अब थोड़ी कम दिखती है। और ठीक इसी वक्त दूसरी तरफ अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो पुरानी दोस्ती थी उसमें कह सकते हैं नई जान फूंकी जा रही है, थोड़ी नजदीकियां बढ़ रही हैं। जी हाँ, ये बदलाव काफी गौर करने लायक है। तो क्या ये बस वक्ती बदलाव है या फिर इसके पीछे कोई गहरी भू राजनीतिक चाल है? ये सवाल बहुत अहम है। असल सवाल तो ये उठता है कि क्या अमेरिका का भरोसा भारत पर से कम हो रहा है, और क्या पाकिस्तान अमेरिका की नजरों में फिर से उतना ही महत्वपूर्ण बनता जा रहा है जितना पहले कभी हुआ करता था? आज हम इन्हीं बदलती समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो भी जानकारी, जो स्रोत उपलब्ध है उनके आधार पर। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका भारत के बीच जो हाल में तनाव बढ़ा है उसके कुछ कारण देखते हैं। जून जुलाई 2025 के आसपास की बात है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत में मानव अधिकारों और खासकर डिजिटल निगरानी कानूनों पर चिंता जताई थी। हाँ, वो डेटा प्राइवेसी वाला मुद्दा काफी उछला था। बिल्कुल। और भारत की तरफ से प्रतिक्रिया क्या आई कि भाई ये हमारे आंतरिक मामले हैं, बाहर से दखलंदाजी मत कीजिए। जी, ये स्टैंडर्ड प्रतिक्रिया रही अक्सर, लेकिन बात सिर्फ बयानों तक नहीं रुकी। अच्छा। हाँ, उसी समय के आसपास अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने भारत के साथ एक बहुत जरूरी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डील थी, उसको धीमा कर दिया। ओह। और कारण क्या बताया? सुरक्षा प्रोटोकॉल का पुनर्मूल्यांकन। अब ये सुनने में थोड़ा गोलमोल सा लगता है ना? हाँ, साफ नहीं है कि असल में दिक्कत क्या थी। हाँ, इससे अटकलें तो बढ़ी होंगी। बिल्कुल। और फिर एक और चीज है। क्या? वो CATS से छूट वाला मामला। हाँ, याद है। जब भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था तो अमेरिका ने अपने प्रतिबंधों से छूट दी थी। सही। अब खबर ये है कि अमेरिकी कांग्रेस में उसी छूट पर फिर से विचार हो रहा है। वो छूट वापस ली जा सकती है? देखिए, इसकी संभावना तो है। असल में पश्चिमी देश और खासकर अमेरिका यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारत के रवैये से थोड़े असहज रहे हैं। वो तटस्थ रहने वाला रवैया है ना, रूस के साथ रिश्ते बनाए रखने वाला। जी, ऐसा लगता है कि अमेरिका अब ज्यादा स्पष्टता चाहता है। वो चाहता है भारत साफ करे कि वो किसके पाले में है। ये तो दबाव बनाने वाली बात हुई। एक तरह से हाँ। और इसका असर सिर्फ हाई लेवल बातों तक ही नहीं, जमीन पर भी दिख रहा है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा, वो टेक्नोलॉजी डील, इसके अलावा सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी जैसे अहम समझौतों पर भी काम धीमा हुआ है। रफ्तार काफी कम हो गई है। और टेक कंपनियों की भी तो कुछ शिकायतें थी। हाँ, वो डेटा लोकलाइजेशन वाला नियम, कि कंपनियों को अपना डेटा भारत में ही स्टोर करना होगा। अमेरिकी टेक जायंट्स इससे खुश नहीं है, लगातार शिकायत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारत अमेरिका रिश्तों में कई जगहों पर पेच फंसा हुआ लगता है। सही कहा। एक तरफ तो ये तस्वीर है, लेकिन अगर हम सिक्का पलट कर देखें अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों को, हाँ, वहाँ तो कहानी बिल्कुल उल्टी लग रही है। बिल्कुल। वॉशिंगटन में बैठकों का दौर चल रहा है। जुलाई 2025 में ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री का दौरा हुआ। काफी अहम दौरा था वो, शायद बहुत अहम। उसमें आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग, यानी सैन्य खुफिया जानकारी साझा करने पर बाकायदा एक समझौते पर दस्तखत हुए हैं। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। जी हाँ, और ये सिर्फ बातें नहीं है, इसके ठोस नतीजे भी दिख रहे हैं। जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के बेड़े के रखरखाव के लिए करीब $450 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान को IMF से जो कर्ज चाहिए था उसे दिलवाने में भी अमेरिका ने पीछे से काफी मदद की है, ऐसा माना जा रहा है। और अमेरिका ने अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ भी की है। जी, और क्षेत्रीय सहयोग की भी। और तो और दोनों देशों के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, संयुक्त सैन्य अभ्यास की भी घोषणा हो चुकी है। तो ये सब अचानक क्यों हो रहा है? पाकिस्तान फिर से इतना अहम कैसे हो गया अमेरिका के लिए? यहाँ पे ना वो चीन वाला एंगल समझना बहुत जरूरी है।
चीन, वो कैसे? कई एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका अपनी पूरी साउथ एशिया पॉलिसी को, मतलब दक्षिण एशिया नीति को रीअलाइन कर रहा है, बदल रहा है। क्यों? चीन और पाकिस्तान की जो नजदीकियां बढ़ रही हैं लगातार, उसको काउंटर करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। अच्छा, मतलब पाकिस्तान को चीन के पाले से खींचने की कोशिश। शायद पूरी तरह खींचने की नहीं, लेकिन हाँ, बीजिंग पर पाकिस्तान की जो निर्भरता है उसे थोड़ा कम करने की कोशिश जरूर हो सकती है। आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ग्वादर पोर्ट है, बिल्कुल, तो अमेरिका शायद उस इलाके में अपनी थोड़ी पैठ बनाकर चीन को बैलेंस करना चाहता है। हाँ, ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक चाल हो सकती है। पाकिस्तान को अगर थोड़ा अपनी तरफ कर लिया तो शायद चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है इस क्षेत्र में, उसे कुछ हद तक सीमित किया जा सके। ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स गेम चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स है ही ऐसी। तो फिर इस सब का भारत के लिए क्या मतलब है? भारत कहाँ खड़ा है इस बदलते समीकरण में? भारत की कूटनीति तो ऐसा लग रहा है जैसे रस्सी पर चल रही हो। हाँ, इसे आप स्ट्रेटेजिक जगलिंग एक्ट कह सकती हैं। मतलब एक साथ कई गेंदों को हवा में उछालना। कैसे? देखिए, एक तरफ तो भारत रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीद रहा है, वो जारी है। ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह पर काम चल रहा है। ब्रिक्स प्लस समूह में भी भारत काफी एक्टिव है। और दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों के साथ बड़े बड़े रक्षा सौदे भी हो रहे हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? क्या ये संतुलन बनाना अब मुश्किल नहीं होता जा रहा? मुश्किल तो हो रहा है, बिल्कुल। ये असल में वही पुरानी बहस है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता बनाम स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट यानी रणनीतिक गठबंधन। मतलब अपनी आजादी बनाम किसी एक खेमे के साथ खड़े होना। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि अमेरिका, खासकर यूक्रेन और गाजा के बाद जो दुनिया बदली है, उसमें अपने सहयोगियों से ज्यादा स्पष्टता चाहता है। वो पूछ रहा है, आप हमारे साथ हैं या नहीं? और भारत का जवाब? भारत अपनी विदेश नीति को गुटनिरपेक्षता 2.0 की तरह देख रहा है। मतलब अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखना, किसी एक खेमे में बंधना नहीं। लेकिन क्या ये हमेशा चल पाएगा? अमेरिका का दबाव तो बढ़ेगा ही शायद। दबाव तो बढ़ेगा। तो ऐसे में भारत के पास क्या विकल्प बचते हैं? रास्ते क्या हैं आगे? देखिए, भारत हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठेगा। हाँ, कई विकल्प हैं। जैसे? एक तो फ्रांस, रूस, इजराइल।
ट्रंप के साथ एक प्राइवेट लंच भी हुआ। ये सामान्य डिप्लोमेसी से ज्यादा कुछ लगता है ना? निश्चित रूप से ये मुलाकातें खास तौर पे ऐसे समय में हो रही हैं जब हमने हाल में भारत और पाकिस्तान के बीच थोड़ा तनाव भी देखा है। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका पाकिस्तान की ये नजदीकी क्या दक्षिण एशिया में कोई पावर बैलेंस शिफ्ट करने की कोशिश है? क्या ये चीन के असर को काउंटर करने का तरीका है? ये देखना पड़ेगा। और इसी बीच पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि वो अमेरिका के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट के बहुत करीब है। शायद कुछ ही दिनों में फाइनल हो जाए। सुनने में आ रहा है कि टैरिफ कम होंगे, ट्रेड बढ़ेगा और मिनरल सेक्टर में भी कुछ कंसेशंस मिल सकती हैं। जी। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई ऐसी टाइमलाइन कंफर्म नहीं हुई है। देखिए, इस ट्रेड डील को ना कि ट्रम्प एरा के जो टैरिफ लगे थे उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। अच्छा। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान शायद मिनरल्स तक एक्सेस देने, अमेरिका से इंपोर्ट जैसे कच्चा तेल वो बढ़ाने और इन्वेस्टमेंट के मौके देने की बात करके मतलब नेगोशिएट कर रहा है। ये इकोनॉमिक जरूरतें और स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट दोनों का मिक्स लग रहा है। और अमेरिका जो टाइमलाइन पर चुप है वो शायद नेगोशिएशंस में अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखने की टैक्टिक हो सकती है। सही बात है। अच्छा, और अगर मुनीर ट्रंप मुलाकात पे वापस आए, वो भी तो कम असाधारण नहीं थी। बिल्कुल। खबरों में तो ये भी आया कि ट्रंप ने 2025 की शुरुआत में जो भारत पाकिस्तान टेंशन हुई थी उस वक्त न्यूक्लियर वॉर टालने में मदद के लिए मुनीर को थैंक्स कहा। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये रिपोर्ट्स थी। और इसके साथ ही पाकिस्तान के एफओस चीफ मार्शल ज़हीर सिद्धू, उन्होंने भी करीब 10 साल में पहली बार अमेरिका की सीनियर डिफेंस ऑफिशियल से मुलाकात की। अच्छा, ये भी हुआ? जी। तो इन सारी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक मीटिंग्स की टाइमिंग और लेवल देखिए, सब एक साथ हो रहा है। ये इस तरफ इशारा करता है कि दोनों देश कई लेवल्स पर, मतलब काउंटर टेररिज्म, रीजनल स्टेबिलिटी और दूसरे स्ट्रेटेजिक एरियाज पर रिश्ते सुधारने की एक सीरियस कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ ऊपरी बातचीत नहीं लग रही। और इकोनॉमिक फ्रंट पर भी मूवमेंट है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब, उन्होंने भी अमेरिकन ट्रेड ऑफिशियल से आईटी, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, इन सब पर बात की है। हाँ, इससे वो ट्रेड डील की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। तो मतलब डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इकोनॉमिक, तीनों तरफ से कोशिशें चल रही हैं। बिल्कुल, एक पूरी तस्वीर बन रही है। लेकिन इसका एक और एंगल है, भारत का रिएक्शन। जी। खबरें हैं कि भारत ने वॉशिंगटन से ऑफिशियली अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है, खासकर ट्रंप और मुनीर की मीटिंग को लेकर। ऐसा लग रहा है कि भारत इसे अमेरिकन स्ट्रैटेजी में एक शिफ्ट की तरह देख रहा है और शायद चीन के साथ अपने रिश्तों को भी री-इवैल्यूएट कर रहा है। बिल्कुल। ये सारी डेवलपमेंट्स ना दक्षिण एशिया में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट की तरफ इशारा कर रही हैं। हर देश अपने इंटरेस्ट साधने की कोशिश में है, ग्लोबल इक्वेशंस बदल रही हैं और सब अपनी जगह बनाने में लगे हैं। ये एक मल्टी लेवल चेस गेम जैसा है जिसके पीसेस काफी तेजी से मूव हो रहे हैं। तो अगर हम समराइज करें तो अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों में एक अनपेक्षित तेजी आई है, एक पॉसिबल ट्रेड डील शायद होने वाली है, हाई लेवल मिलिट्री डायलॉग फिर से शुरू हो गया है और इस सब पर भारत की पैनी नजर है और चिंताएं भी साफ हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इन बदलते समीकरणों का दक्षिण एशिया में पावर बैलेंस पर लॉन्ग टर्म असर क्या होगा, खासकर ऐसे टाइम में जब ग्लोबल पावर्स अपने अलायंसेस और प्रायोरिटीज को रीडिफाइन कर रही हैं। तो इस रीजन का फ्यूचर क्या शेप लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जुलाई 2025 में जो उनकी सीमा पर गंभीर लड़ाई छिड़ी है उसके बारे में। जी, और ये मामला काफी चिंताजनक दिख रहा है। हाँ, हमारे पास कई अलग अलग स्रोत है, इकोनॉमिक टाइम्स, गार्जियन, इंडिया टुडे जैसे अखबार है, विकिपीडिया, रेडिट से भी जानकारी जुटाई है। सही। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दशकों की सबसे बुरी झड़प क्यों मानी जा रही है, मतलब वजह क्या है, अभी क्या चल रहा है और इसका असर क्या हो सकता है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ कोई छोटी मोटी फायरिंग नहीं है, इस बार स्थिति वाकई गंभीर है। कहाँ पर हो रही है ये लड़ाई? ये ज्यादातर तामो इन थोम, जिसे प्रे विहार मंदिर वाला इलाका भी कहते हैं, उसके पास हो रही है। और इसमें तोपखाने, रॉकेट सिस्टम, टैंक्स और यहाँ तक कि आप सोचिए F-16 लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल हुआ है। F-16? हाँ, खबरें बता रही है कि तबाही काफी ज्यादा हुई है और लोगों की जान का भी नुकसान हुआ है ना। आंकड़े जो आ रहे हैं वो दुखद हैं। थाईलैंड की तरफ कम से कम 14-15 मौतें बताई जा रही हैं और इसमें ज्यादातर आम नागरिक हैं, बच्चे भी हैं उनमें। ओह, ये तो बहुत बुरा है। और कंबोडिया ने भी माना है कि उनका कम से कम एक नागरिक मारा गया है और कई घायल हुए हैं। और विस्थापन की भी खबरें हैं। हाँ, वो आंकड़ा तो चौंकाने वाला है।
दोनों तरफ मिलाकर 1,30,000 से ज्यादा लोग, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है। 1,30,000, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। थाईलैंड से करीब 1,38,000 और कंबोडिया से भी 20,000 से ज्यादा लोग। ये दिखाता है कि संकट कितना गहरा है जमीनी स्तर पर। और सरकारों के बीच क्या चल रहा है डिप्लोमेटिक लेवल पर? वहाँ भी तनाव एकदम चरम पर है। थाईलैंड ने न सिर्फ बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दिए, बल्कि कंबोडिया के राजदूत को भी देश से निकाल दिया है। और जवाब में कंबोडिया ने भी अपने डिप्लोमेटिक संबंध घटा दिए और मामला सीधा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ले गए। वो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई भी। तो मतलब फुल स्केल क्राइसिस जैसा लग रहा है। आखिर ये सब हुआ क्यों? एकदम से इतना कैसे भड़क गया? क्या ये पुराना मसला है? हाँ, इसकी जड़ें तो काफी पुरानी हैं। एक तो वो फ्रांसीसी कॉलोनियल टाइम से चला रहा बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो कभी पूरी तरह सुलझा ही नहीं। खासकर मंदिर वाले इलाके को लेकर है ना, प्रव्यहार। वही सबसे सेंसिटिव पॉइंट है। 2013 में ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मंदिर पर कंबोडिया की संप्रभुता मानी थी। हाँ, याद है मुझे। पर थाईलैंड ने शायद अपनी घरेलू राजनीति की वजह से उसे कभी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो टीस बनी रही। तो वो पुराना घाव फिर से खुल गया। और क्या हाल फिलहाल में कुछ हुआ जिसने आग में घी डाला? हाँ बिल्कुल। मई 2025 में चांगबोक इलाके में कंबोडियाई सैनिक की मौत हुई थी। फिर अभी जुलाई में ही कुछ थाई सैनिक लैंडमाइन ब्लास्ट में घायल हो गए। अच्छा। इसके बाद दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। बॉर्डर पर फौज की तैनाती बढ़ गई। माहौल पहले से ही मतलब गर्म था। और थाईलैंड की अंदरूनी राजनीति का भी कुछ रोल बताया जा रहा है। कोई फोन कॉल लीक हुई थी? हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। थाई प्राइम मिनिस्टर और कंबोडिया के हुन सेन के बीच एक प्राइवेट फोन कॉल लीक हो गई। ओके। उससे थाईलैंड में बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। जो राष्ट्रवादी खेमा है, उनका सरकार पर दबाव बढ़ गया कि कंबोडिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाओ। तो मतलब घरेलू दबाव ने भी मामला बिगाड़ा। हाँ, उसने माहौल और खराब कर दिया। और फिर वो मंदिर वाली घटना क्या थी जिसने लड़ाई शुरू करवा दी? वो इमीडिएट कारण क्या बना? हाँ, वो ट्रिगर पॉइंट बना। रिपोर्ट्स ये हैं कि जुलाई के बिल्कुल आखिर में प्रसाद तामुहिंग थोम मंदिर पर, जो कि विवादित माना जाता है, कंबोडियाई सैनिकों ने अपना राष्ट्रगान गाया। मंदिर पर? हाँ, इसे थाई सेना ने सीधा उकसावा माना, प्रोवोकेशन, और उसके फौरन बाद भारी गोलाबारी शुरू हो गई। बस वहीं से लड़ाई छिड़ गई। समझ गया। तो अब दुनिया के बाकी देश क्या कह रहे हैं? कोई बीच बचाव की कोशिश? हाँ, कई देशों ने बयान दिए हैं। अमेरिका ने हिंसा की निंदा की है, फॉरेन सीज फायर और सिविलियन प्रोटेक्शन की बात कही है। वो डिप्लोमेसी पर जोर दे रहे हैं। और चीन? उनके तो कंबोडिया से अच्छे रिश्ते हैं। हाँ, चीन ने चिंता जताई है और कहा है कि वो तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं। उनके कंबोडिया के साथ काफी मजबूत संबंध हैं। और आसियान देश, मतलब ये तो उनके अपने रीजन का मामला है। बिल्कुल। मलेशिया, जो अभी आसियान का चेयर है, उसने आसियान के फ्रेमवर्क में ही मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा है। क्या लगता है आसियान कुछ कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। यूरोपीय संघ और फ्रांस जैसे देश भी कह रहे हैं कि संयम रखो, बातचीत करो। कंबोडिया तो मामला ICJ में भी ले गया दोबारा। क्या कोई देश खुलकर किसी का पक्ष ले रहा है? मतलब मिलिट्री सपोर्ट वगैरह? सीधे तौर पर मिलिट्री सपोर्ट तो नहीं, पर डिप्लोमेटिक झुकाव तो दिखता है। कंबोडिया को चीन और कुछ हद तक आसियान का सहारा है। थाईलैंड अपने पुराने संबंधों, खासकर अमेरिका के साथ, उन पर निर्भर कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके बड़े असर क्या हो सकते हैं? कई वजह हैं। एक तो जैसा हमने कहा, ये 2011 के बाद इस इलाके का सबसे खूनी संघर्ष है। इससे एक फुल स्केल वॉर का खतरा बन गया है। सही बात है। दूसरा, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, खासकर प्रे विहार मंदिर, वो सीधे खतरे में हैं। मंदिर को नुकसान पहुंचने और अस्पताल के पास हमले होने की खबरों से युद्ध अपराध की बातें भी उठ रही हैं। हाँ, ये तो गंभीर आरोप है। और आसियान की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे होंगे। बिल्कुल। ये आसियान के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा है। क्या वो अपने मेंबर देशों के बीच ऐसे झगड़े सुलझा सकता है? ये रीजनल यूनिटी के लिए भी खतरा है। और सबसे जरूरी, ये एक बड़ा मानवीय संकट है। इतने सारे लोग बेघर हो गए हैं, उनकी जिंदगी, उनकी आजीविका सब तबाह हो गई है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, भीषण लड़ाई, बहुत ज्यादा मानवीय क्षति, कारण पुराना सीमा विवाद, हाल की झड़पें, राजनीतिक तनाव और फिर वो मंदिर वाली घटना। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कह रहा है कि लड़ाई रोको और आसियान कोशिश कर रहा है बीच बचाव की। बिल्कुल। और अभी फौरी जरूरत तो सीज फायर और मानवीय मदद की है। लेकिन ये संघर्ष एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या? कि कैसे ये पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट्स और देशों की अपनी अंदरूनी राजनीति मिलकर आज भी साउथ ईस्ट एशिया जैसे रीजन में शांति के लिए कितना बड़ा खतरा बने हुए हैं। और सोचने वाली बात यह है कि क्या आसियान जैसे रीजनल संगठन
ऐसे संकटों को बनने से पहले रोक सकते हैं या वो हमेशा हालात बिगड़ने के बाद ही एक्शन ले पाते हैं? ये वाकई एक सोचने वाला सवाल। नमस्कार। आजकल ना अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नई सी गर्मी दिख रही है, थोड़ी हैरान करने वाली भी। बिल्कुल, कई खबरें और रिपोर्ट्स आ रही हैं जो इन हालिया हाई लेवल मीटिंग्स की तरफ इशारा कर रही हैं। तो आज हम इन्हीं मुलाकातों को और ये जो एक ट्रेड डील की बात चल रही है उसको और इस पूरी सिचुएशन के पीछे क्या चल रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी देखिए, शुरुआत ही काफी इंटरेस्टिंग है। 25 जुलाई को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार से बात की। और सिर्फ बात नहीं, रूबियो ने तारीफ की, कहा कि आतंक के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का बलिदान और शांति में उसका योगदान सराहनीय है। ये अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है। बिल्कुल, खासकर अगर हम पिछला कुछ वक्त देखें तो। और सिर्फ तारीफ नहीं, इसी मीटिंग में ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और खास तौर पर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन पर सहयोग की बात हुई। अच्छा, तो ये सिर्फ डिप्लोमेटिक बातें नहीं है, ठोस मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं। हाँ, और मतलब इसी कड़ी में एक और बड़ी मुलाकात हुई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो वॉशिंगटन गए थे जी। और खबरें ये हैं कि उनका फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक प्राइवेट लंच भी हुआ। ये सामान्य डिप्लोमेसी से ज्यादा कुछ लगता है ना? निश्चित रूप से ये मुलाकातें खास तौर पे ऐसे समय में हो रही हैं जब हमने हाल में भारत और पाकिस्तान के बीच थोड़ा तनाव भी देखा है। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका पाकिस्तान की ये नजदीकी क्या दक्षिण एशिया में कोई पावर बैलेंस शिफ्ट करने की कोशिश है? क्या ये चीन के असर को काउंटर करने का तरीका है? ये देखना पड़ेगा। और इसी बीच पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि वो अमेरिका के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट के बहुत करीब है। शायद कुछ ही दिनों में फाइनल हो जाए। सुनने में आ रहा है कि टैरिफ कम होंगे, ट्रेड बढ़ेगा और मिनरल सेक्टर में भी कुछ कंसेशंस मिल सकती हैं। जी। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई ऐसी टाइमलाइन कंफर्म नहीं हुई है। देखिए, इस ट्रेड डील को ना कि ट्रम्प एरा के जो टैरिफ लगे थे उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। अच्छा। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान शायद मिनरल्स तक एक्सेस देने, अमेरिका से इंपोर्ट जैसे कच्चा तेल वो बढ़ाने और इन्वेस्टमेंट के मौके देने की बात करके मतलब नेगोशिएट कर रहा है। ये इकोनॉमिक जरूरतें और स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट दोनों का मिक्स लग रहा है। और अमेरिका जो टाइमलाइन पर चुप है वो शायद नेगोशिएशंस में अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखने की टैक्टिक हो सकती है। सही बात है। अच्छा, और अगर मुनीर ट्रंप मुलाकात पे वापस आए, वो भी तो कम असाधारण नहीं थी। बिल्कुल। खबरों में तो ये भी आया कि ट्रंप ने 2025 की शुरुआत में जो भारत पाकिस्तान टेंशन हुई थी उस वक्त न्यूक्लियर वॉर टालने में मदद के लिए मुनीर को थैंक्स कहा। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये रिपोर्ट्स थी। और इसके साथ ही पाकिस्तान के एफओ चीफ मार्शल ज़हीर सिद्धू, उन्होंने भी करीब 10 साल में पहली बार अमेरिका के सीनियर डिफेंस ऑफिशियल से मुलाकात की। अच्छा, ये भी हुआ? जी। तो इन सारी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक मीटिंग्स की टाइमिंग और लेवल देखिए, सब एक साथ हो रहा है। ये इस तरफ इशारा करता है कि दोनों देश कई लेवल्स पर, मतलब काउंटर टेररिज्म, रीजनल स्टेबिलिटी और दूसरे against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and
fast, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. एक्सपोर्ट के नियम भी शायद थोड़े सरल हों, पर यहाँ एक सवाल ये भी उठता है जो आपने शुरू में पूछा था, क्या ये फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों तक रहेगा या जो छोटे कारीगर है, मान लीजिए कच्छ में कोई हैंडीक्राफ्ट बना रहा है जो अक्सर कागजी कार्रवाई में फंस जाता है, सही बात है, क्या उन तक भी आसानी पहुँचेगी? ये देखना होगा। ये वाकई बहुत जरूरी सवाल है। खैर, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ब्रिटेन को क्या मिल रहा है इससे? विस्की तो बहुत चर्चा है। हाँ, ब्रिटेन के लिए स्कॉच विस्की पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होना एक बड़ा मुद्दा है। अभी जो 150% लगती है, 150%? हाँ, वो घटकर मतलब धीरे धीरे कम होकर शायद 50% तक आ सकती है। 50%? फिर भी काफी है, लेकिन 150 से तो बहुत कम है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फर्क है। इसके अलावा उनकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाली कंपनियां हैं या ग्रीन टेक्नोलॉजी वाली, उनको भारत का भी इतना बड़ा मार्केट है, उसमें घुसने में आसानी होगी। और जो महंगी गाड़ियां हैं जैसे जैगुआर, रेंज रोवर, उन पर भी टैरिफ कम होने की बात चल रही है। तो ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं लग रही है, तो मतलब लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजें भी बदल सकती हैं दोनों तरफ? हाँ, कुछ हद तक तो जरूर। अच्छा, आंकड़ों पर आते हैं। आर्थिक तौर पर इसका असर कितना बड़ा हो सकता है? अभी ट्रेड कितना है दोनों देशों के बीच? देखिए, अभी का आंकड़ा देखें 2024 का, तो भारत ब्रिटेन के बीच सामान और सर्विसेज मिलाकर करीब 21.3 बिलियन डॉलर का व्यापार था। 21 बिलियन डॉलर से ज्यादा, ठीक है। और अनुमान ये है कि FTA लागू होने के बाद अगले 5 सालों में ये व्यापार 10 बिलियन डॉलर और बढ़ सकता है। 10 बिलियन डॉलर? ये तो बहुत बड़ी रकम है, मतलब इससे नौकरियां वगैरह भी पैदा होंगी। हाँ, अनुमान तो यही है। खासकर कपड़ा, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर में हजारों नई नौकरियां बन सकती हैं। लेकिन क्या ये अनुमान कुछ ज्यादा आशावादी नहीं है? आजकल दुनिया भर में इकोनॉमी थोड़ी सुस्त चल रही है। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। देखिए, अनुमान तो मॉडल पर आधारित होते हैं, असलियत में वो दुनिया के हालात पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, ये सच है। पर इसके अलावा एक और पॉजिटिव चीज है। ब्रिटेन से भारत के ग्रीन एनर्जी सेक्टर में या EV इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश आने की भी काफी उम्मीद है। अच्छा, ये भी एक अहम पॉइंट है। आर्थिक पहलू तो ठीक है, लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल मतलब भी तो होगा कुछ, है ना, रणनीतिक तौर पर? बिल्कुल। देखिए, ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन वो चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, तो भारत जैसी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के साथ वो जुड़ना चाहेगा ही। हाँ,
ये तो समझ आता है। और भारत के लिए हमें पश्चिमी देशों के बाजार तक और अच्छी पहुंच चाहिए, तो दोनों के लिए ये फायदेमंद है। और फिर ब्रिटेन में करीब 16 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और हमारे सांस्कृतिक रिश्ते, योग, क्रिकेट, पढ़ाई लिखाई, ये सब भी इस रिश्ते को मजबूती देते हैं। जाहिर है इतने बड़े समझौते में कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियां भी रही होंगी, कहीं तो बात अटकी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसानी से हो गया। कुछ मुद्दे हैं जिन पर काफी माथापच्ची हुई है। जैसे भारत चाहता था कि हमारे छात्रों और कुशल कामगारों के लिए ज्यादा वीजा मिले, पर ब्रिटेन शायद अपनी अंदरूनी राजनीति की वजह से उस पर थोड़ा हिचक रहा था। अच्छा। फिर विस्की वाली बात, ब्रिटेन चाहता था कि ड्यूटी फॉरेन कम हो, भारत कह रहा था कि भाई धीरे धीरे करेंगे ताकि हमारी अपनी इंडस्ट्री को एकदम से शॉक ना लगे। हाँ, वो भी जरूरी है। श्रम अधिकारों पर, पर्यावरण के स्टैंडर्ड्स पर, इन सब पर भी लंबी बातचीत हुई है। हर कोई अपनी बात रखता है ना। और ये भी सुना है कि खेती और डेयरी जैसे कुछ संवेदनशील सेक्टर को अभी इससे बाहर रखा गया है। जी है, फिलहाल इन सेक्टर्स को इसके दायरे से बाहर रखा गया है और ये दिखाता है कि सरकार वो घरेलू चिंताओं को लेकर, खासकर किसानों और डेयरी वालों के हितों को लेकर कितनी सतर्क है। देखिए, कोई भी डील होती है तो उसमें लेना देना तो होता ही है। हर पक्ष कुछ हासिल करता है, कुछ छोड़ता है। सही कहा। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? कोई छोटा कारोबारी है या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जो छोटे उद्यमी हैं, खासकर जो कपड़े, हैंडीक्राफ्ट या आयुर्वेद का काम करते हैं, उनके लिए ब्रिटेन एक्सपोर्ट करना शायद आसान हो जाए। कम कागजात, कम ड्यूटी। ठीक है। जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ब्रिटेन में काम के मौके शायद बेहतर हों। और हेल्थ केयर में, हॉस्पिटैलिटी में भारतीय नर्सों और शेफ की मांग भी बढ़ सकती है। और विस्की पीने वालों के लिए? हाँ, उनके लिए स्कॉच विस्की करीब 40% तक सस्ती हो सकती है, ऐसा अनुमान है। 40% काफी है। और जो लोग ईवी या सस्टेनेबिलिटी वाले स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी नए मौके बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये समझौता भारत के जो आगे के ट्रेड एग्रीमेंट होने वाले हैं, जैसे शायद ईयू के साथ,
बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और रूस के साथ संबंध, जबकि रूस और चीन करीब आ रहे हैं। ये दिलचस्प बात है। चीन के साथ रूस की बढ़ती नजदीकी के बावजूद भारत रूस के साथ संवाद बनाए हुए है। ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एक उदाहरण है। अगर हम अमेरिका के नजरिए से सोचें, वो भारत और पाकिस्तान के बीच ये संतुलन कैसे साध रहा है? कुछ आंकड़े भी तो हैं आपके पास शायद। हाँ बिल्कुल, देखिए, अमेरिका के लिए भारत एक बहुत बड़ा, एक दीर्घकालिक वैश्विक साझेदार है, खासकर इंडो पैसिफिक में चीन को संतुलित करने के लिए। अर्थव्यवस्था भी काफी बड़ी है भारत की। बिल्कुल, आंकड़ों में ये साफ दिखता है। भारत की अर्थव्यवस्था करीब 3.9 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि पाकिस्तान की लगभग 350 बिलियन डॉलर। बहुत बड़ा अंतर है। और रक्षा बजट में वहाँ भी जमीन आसमान का फर्क है। भारत का लगभग 76 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान का करीब 11 बिलियन डॉलर। तो अमेरिका के लिए भारत का महत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक क्षेत्रीय अहमियत है। आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए, अफगानिस्तान के हालात पर नजर रखने के लिए वो अमेरिका के लिए उपयोगी रहा है। तो अमेरिका उसे पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश है अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल, एक बहुत फाइन बैलेंसिंग एक्ट है। चलिए अब सीधे भारत की चीन रणनीति पर आते हैं। ये जो अमेरिका पाकिस्तान की नई कड़ी बन रही है, इसका सीधा असर भारत की चीन नीति पर कैसे पड़ रहा है? देखिए, भारत अपनी चीन नीति को और मजबूत और ज्यादा, आप कह सकते हैं, धारदार बना रहा है, ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनाव वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। भले ही बातचीत चल रही है, पर स्थिति सामान्य नहीं है। सही। और व्यापार घाटा, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। चीन के साथ 80 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार घाटा है। फिर वो चीनी ऐप्स और कुछ कंपनियों पर जो प्रतिबंध लगे थे, वो भी जारी हैं। तो इन हालात में भारत अब चीन के प्रति क्या नए कदम उठा रहा है? कई अहम कदम दिख रहे हैं। एक तो चीन सीमा के पास जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, पुल, टनल, उसका विकास बहुत तेजी से किया जा रहा है। सामरिक लिहाज से ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, ताइवान और वियतनाम जैसे देशों के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। ये चीन को एक सीधा संदेश है। और क्वाड? हाँ, क्वाड की भूमिका भी बढ़ रही है। दक्षिण चीन सागर में क्वाड देशों के साथ जो नौसैनिक अभ्यास होते हैं, उनमें भारत की भागीदारी बढ़ी है। तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि भारत एक तरह की दोहरी नियंत्रण या डुअल कंटेनमेंट की रणनीति पर काम कर रहा है। बिल्कुल। मतलब चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ निपटने की तैयारी। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। स्रोतों का विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है। भारत को पता है कि उसे 2 मोर्चों पर तैयार रहना पड़ सकता है और वो उसी हिसाब से अपनी क्षमताएं विकसित कर रहा है। और ये सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। हाँ, ये भी देखना जरूरी है। देखिए, एक तरफ चीन और रूस की दोस्ती गहरी हो रही है, दूसरी तरफ अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। पता नहीं उसके बाद नीतियों में क्या बदलाव आए। ब्रिक्स का भी विस्तार हुआ है। मध्य पूर्व में तनाव है। बिल्कुल। ये सारे वैश्विक कारक भारत की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति को प्रभावित करते हैं। ऐसे में भारत के लिए सबसे जरूरी क्या है? रणनीतिक स्वायत्तता। मतलब अपने फैसले खुद लेना, किसी एक गुट पर निर्भर न रहना। खासकर नई तकनीकें जैसे AI, साइबर वॉरफेयर, इनमें निवेश जारी रखना। और हाँ, सिर्फ अमेरिका पर निर्भर न रहकर दूसरे देशों जैसे UAE, फ्रांस, आसियान देशों के साथ भी अपने गठबंधनों को मजबूत करना। तो कुल मिला के ये जो अमेरिका का पाकिस्तान के करीब जाने की खबरें हैं, ये भारत के लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं है, बल्कि एक तरह का एक वेकअप कॉल भी है। हाँ, आप कह सकती हैं। ये एक संकेत है कि भारत को अपनी रणनीतियों को लगातार परखते रहना होगा, उन्हें और पहना करना होगा, अपने गठबंधनों को और गहरा करना होगा और चीन की बढ़ती ताकत और उसके इरादों को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। सही। भू राजनीति एक लगातार चलने वाली शतरंज की बाजी है। हर चाल का, हर मुलाकात का दूरगामी असर होता है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत इस तेजी से बदलते वैश्विक मंच पर अपने हितों की रक्षा करते हुए एक नया, एक टिकाऊ रणनीतिक संतुलन बना पाएगा? बिल्कुल, ये $1 मिलियन सवाल है और इसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा। इस पर नजर बनाए रखनी होगी। अमेरिका और पाकिस्तान पुराने साथी हैं। हाँ, लेकिन रिश्ते हमेशा मतलब काफी ऊपर नीचे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या
क्या वो फिर से करीब आ रहे हैं, रणनीतिक साझेदार बन रहे हैं? हाँ, ये सवाल आजकल काफी चर्चा में है और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका भारत की चीन रणनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सही। तो आज इसी पर बात करते हैं। जो हमारे पास जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई वॉशिंगटन, इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच असल में चल क्या रहा है। बिल्कुल, देखते हैं कि इस पूरी गहमागहमी के पीछे क्या है और भारत के लिए, खासकर चीन के मोर्चे पर इसके क्या मायने निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में एक नई गर्माहट की बात हो रही है, इसके संकेत क्या मिल रहे हैं, जमीन पर क्या दिख रहा है? देखिए, संकेत तो है, जैसे कुछ सीमित रक्षा सहयोग की बात फिर से शुरू हुई है, खास तौर पर आतंकवाद विरोधी जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। अच्छा, उस पर फोकस है। फिर वो संयुक्त आतंकवादी विरोधी संवाद, उसकी भी खबरें आई हैं। और हाँ, एक और चीज, सीधे तौर पर ना सही पर IMF के जरिए कुछ परोक्ष आर्थिक मदद की भी सुगबुगाहट है। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब CPEC मतलब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा वो तो चल ही रहा है, पाकिस्तान में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। एग्जैक्टली, यही तो पेच है। टाइमिंग बहुत अहम है। एक तरफ चीन का बढ़ता दबदबा, दूसरी तरफ अमेरिका की ये कोशिशें। तो सवाल उठता है कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है? वही तो, क्या वजह हो सकती है अमेरिका के इस कदम के पीछे? देखिए, एक मुख्य वजह तो यही लगती है कि अमेरिका दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है जी। वो इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहता, खासकर चीन के बढ़ते असर को देखते हुए। और पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए भी समझिए एक तरह की मजबूरी है। वो IMF बेल आउट चाहता है और दूसरी तरफ चीन का भारी कर्ज है जी। तो वो भी शायद एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट। बिल्कुल, दोनों के अपने अपने हित जुड़े हुए हैं इसमें। तो फिर भारत इस सबको कैसे देख रहा है? जाहिर है चिंताएं तो होंगी। निश्चित रूप से भारत के लिए स्थिति थोड़ी जटिल है। देखिए, भारत में अमेरिका, रूस और क्वाड के साथ एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधा हुआ है। हाँ, क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। जी, तो अमेरिका और पाकिस्तान की कोई भी नई नजदीकी इस संतुलन पर दबाव डालती है। भारत को अपनी पूरी रणनीति का फिर से आकलन करना पड़ता है। और इसमें चीन वाला एंगल कितना महत्वपूर्ण है भारत के नजरिए से? बहुत ज्यादा। भारत शायद ये सोच रहा होगा कि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ ये जुड़ाव कहीं चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की एक बड़ी अमेरिकी रणनीति का हिस्सा तो नहीं। तो ये तो एक संभावना है। हाँ, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। चिंता ये भी है कि कहीं इस नजदीकी से पाकिस्तान को थोड़ा बल न मिल जाए कश्मीर या सीमा पर बेवजह के मुद्दे उठाने के लिए। देश है, उनके साथ रिश्ते और गहरे किए जा रहे हैं। अच्छा। दूसरा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर है। आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है वो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और रूस के साथ संबंध, जबकि रूस और चीन करीब आ रहे हैं। ये दिलचस्प बात है। चीन के साथ रूस की बढ़ती नजदीकी के बावजूद भारत रूस के साथ संवाद बनाए हुए है। ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एक उदाहरण है। अगर हम अमेरिका के नजरिए से सोचें, वो भारत और पाकिस्तान के बीच ये संतुलन कैसे साध रहा है? कुछ आंकड़े भी तो हैं आपके पास शायद। हाँ बिल्कुल, देखिए, अमेरिका के लिए भारत एक बहुत बड़ा, एक दीर्घकालिक वैश्विक साझेदार है, खासकर इंडो पैसिफिक में चीन को संतुलित करने के लिए। अर्थव्यवस्था भी काफी बड़ी है भारत की। बिल्कुल, आंकड़ों में ये साफ दिखता है। भारत की अर्थव्यवस्था करीब 3.9 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि पाकिस्तान की लगभग 350 बिलियन डॉलर। बहुत बड़ा अंतर है। और रक्षा बजट में वहाँ भी जमीन आसमान का फर्क है। भारत का लगभग 76 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान का करीब 11 बिलियन डॉलर। तो अमेरिका के लिए भारत का महत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक क्षेत्रीय अहमियत है। आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए, अफगानिस्तान के हालात पर नजर रखने के लिए वो अमेरिका के लिए उपयोगी रहा है। तो अमेरिका उसे पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश है अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल, एक बहुत फाइन बैलेंसिंग एक्ट है। चलिए अब सीधे भारत की चीन रणनीति पर आते हैं। ये जो अमेरिका पाकिस्तान की नई कड़ी बन रही है, इसका सीधा असर भारत की चीन नीति पर कैसे पड़ रहा है? देखिए, भारत अपनी चीन नीति को और मजबूत और ज्यादा, आप कह सकते हैं, धारदार बना रहा है, ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनाव वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। भले ही बातचीत चल रही है, पर स्थिति सामान्य नहीं है। सही। और व्यापार घाटा, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। चीन के साथ 80 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार घाटा है।
फिर वो चीनी ऐप्स और कुछ कंपनियों पर जो प्रतिबंध लगे थे वो भी जारी हैं। तो इन हालात में भारत अब चीन के प्रति क्या नए कदम उठा रहा है? कई अहम कदम दिख रहे हैं। एक तो चीन सीमा के पास जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, पुल, टनल, उसका विकास बहुत तेजी से किया जा रहा है। सामरिक लिहाज से ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, ताइवान और वियतनाम जैसे देशों के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। ये चीन को एक सीधा संदेश है। और क्वाड? हाँ, क्वाड की भूमिका भी बढ़ रही है। दक्षिण चीन सागर में क्वाड देशों के साथ जो नौसैनिक अभ्यास होते हैं उनमें भारत की भागीदारी बढ़ी है। तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि भारत एक तरह की दोहरी नियंत्रण या डुअल कंटेनमेंट की रणनीति पर काम कर रहा है। बिल्कुल। मतलब चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ निपटने की तैयारी। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। स्रोतों का विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है। भारत को पता है कि उसे 2 मोर्चों पर तैयार रहना पड़ सकता है और वो उसी हिसाब से अपनी क्षमताएं विकसित कर रहा है। और ये सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया में ही बड़ी उथल पुथल मची हुई है। हाँ, ये भी देखना जरूरी है। देखिए, एक तरफ चीन और रूस की दोस्ती गहरी हो रही है, दूसरी तरफ अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। पता नहीं उसके बाद नीतियों में क्या बदलाव आए। ब्रिक्स का भी विस्तार हुआ है। मध्य पूर्व में तनाव है। बिल्कुल। ये सारे वैश्विक कारक भारत की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति को प्रभावित करते हैं। ऐसे में भारत के लिए सबसे जरूरी क्या है? रणनीतिक स्वायत्तता। मतलब अपने फैसले खुद लेना, किसी एक गुट पर निर्भर न रहना। खासकर नई तकनीकें जैसे AI, साइबर वॉरफेयर, इनमें निवेश जारी रखना। और हाँ, सिर्फ अमेरिका पर निर्भर न रहकर दूसरे देशों जैसे UAE, फ्रांस, आसियान देशों के साथ भी अपने गठबंधनों को मजबूत करना। तो कुल मिला के ये जो अमेरिका का पाकिस्तान के करीब जाने की खबरें हैं, ये भारत के लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं है बल्कि एक तरह का एक वेकअप कॉल भी है। हाँ, आप कह सकती हैं। ये एक संकेत है कि भारत को अपनी रणनीतियों को लगातार परखते रहना होगा, उन्हें और पहना करना होगा, अपने गठबंधनों को और गहरा करना होगा और चीन की बढ़ती ताकत और उसके इरादों को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। सही। भू राजनीति एक लगातार चलने वाली शतरंज की बाजी है। हर चाल का, हर मुलाकात का दूरगामी असर होता है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत इस तेजी से बदलते वैश्विक मंच पर अपने हितों की रक्षा करते हुए एक नया, एक टिकाऊ रणनीतिक संतुलन बना पाएगा? बिल्कुल। ये $1 मिलियन सवाल है और इसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा। इस पर नजर बनाए रखनी होगी। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये पेट्रोकेमिकल्स आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये वो खास केमिकल्स हैं जो हमें कच्चे तेल और नेचुरल गैस से मिलते हैं। मतलब क्रूड ऑयल और गैस से। हाँ, और इनसे बनता क्या क्या है वो सोचिए। अपने आसपास नजर दौड़ाएं, प्लास्टिक की हर चीज। प्लास्टिक तो हर जगह है। बिल्कुल। फिर सिंथेटिक रबर जो टायरों वगैरह में लगता है, खाद यानी फर्टिलाइजर, दवाइयाँ, हमारे कपड़े भी, मतलब सिंथेटिक कपड़े। हाँ, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सब। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स। लिस्ट बहुत लंबी है। तो असल बात ये है कि जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, हाँ, तो शायद 20 साल में पेट्रोल डीजल की जरूरत मतलब उतनी न रहे। बिल्कुल कम हो जाएगी। लेकिन पेट्रोकेमिकल से बनी हजारों चीजें ये तो इस्तेमाल होती रहेंगी। यही सबसे दिलचस्प बात है। और इसीलिए अब दुनिया भर की जो बड़ी तेल कंपनियां हैं और देश भी, वो अब सिर्फ तेल को रिफाइन करके ईंधन बनाने पर फोकस नहीं कर रहे हैं। उनका जोर अब इस बात पर है कि कैसे उसी कच्चे तेल से ये ज्यादा कीमती केमिकल्स बनाए जाएं। तो ये सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं है। शुरू में कहा चीन हमसे बहुत आगे है। पिछले 10 साल में ही चीन ने अपनी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसका एक बड़ा हिस्सा, मतलब 50% से भी ज्यादा पेट्रोकेमिकल्स बनाने के लिए तैयार कर लिया है। 50%? और भारत, हम कहाँ हैं? हम अभी भी करीब 20% के आसपास ही हैं। अपनी रिफाइनिंग क्षमता का सिर्फ 5वां हिस्सा ही पेट्रोकेमिकल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बड़ा गैप है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये दिखाता है कि चीन भविष्य के उद्योगों पर मतलब कब्जा करने के लिए कितना सोचा समझा प्लान लेकर चल रहा है। और इसका नतीजा क्या होगा अगर वो इतना ज्यादा बना रहे हैं? नतीजा ये कि एक अनुमान है कि 2026 तक पूरे एशिया में जितनी भी नई केमिकल प्रोडक्शन कैपेसिटी जुड़ेगी उसका 60% से ज्यादा हिस्सा अकेले चीन का होगा। 60% अकेले चीन का? जी। इसका सीधा मतलब है सस्ता चीनी केमिकल, सस्ता चीनी प्लास्टिक, सस्ता माल वो भारतीय बाजार में और दुनिया के बाजारों में और ज्यादा भरेगा। तो हमारे अपने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं
उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगी। बहुत ज्यादा मुश्किल, टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या इसी खतरे को देखते हुए रिलायंस ने इंडिया एनर्जी वीक 2025 में ये आवाज उठाई थी? रिलायंस का लक्ष्य, या यूं कहें कि उनकी सिफारिश है कि भारत भी अपनी रिफाइनिंग क्षमता का कम से कम 50 से 70% हिस्सा पेट्रोकेमिकल्स के लिए इस्तेमाल करे। 50 से 70%, मतलब अभी के 20% से सीधा इतना बड़ा जंप। मुकेश अंबानी का विजन साफ है, उन्होंने कहा भी है, ईंधन से भविष्य के रसायन की ओर। और क्या रिलायंस सिर्फ कह रहा है या कुछ कर भी रहा है इस दिशा में? नहीं, उन्होंने करना भी शुरू कर दिया है। उनकी जो जामनगर में विशाल रिफाइनरी है, हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी में से एक है शायद। बिल्कुल, उसके एक बड़े हिस्से को वो अब एक विशाल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में बदल रहे हैं। और वो एक खास तकनीक में बहुत निवेश कर रहे हैं जिसे कहते हैं क्रूड टू केमिकल्स, यानी C2C। C2C ये क्या है? ये वो तकनीक है जो कच्चे तेल को, मतलब क्रूड ऑयल को, सीधे हाई वैल्यू केमिकल्स में बदल देती है। बीच में जो ईंधन बनाने के कई स्टेप्स होते हैं उनको बाईपास कर देती है। ओह, तो ये ज्यादा एफिशिएंट तरीका हुआ। हाँ, ज्यादा कुशल भी और ज्यादा फायदेमंद भी, क्योंकि आप सीधे सबसे कीमती चीज बना रहे हैं। समझ गई। लेकिन भारत के लिए, मतलब पूरे देश के लिए इतनी तेजी दिखाना जरूरी क्यों है? देखिए, हमारे जो सबसे जरूरी उद्योग हैं, फार्मा यानी दवाइयाँ, ऑटोमोबाइल, पैकेजिंग का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब पेट्रोकेमिकल्स पर ही तो टिके हैं। सही बात है। और भारत में इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। हर साल लगभग 8 से 10% की ग्रोथ है। 8 से 10%? ये तो काफी तेज ग्रोथ है। बहुत तेज। लेकिन दिक्कत ये है कि हम अपनी जरूरत का काफी बड़ा हिस्सा बाहर से मंगाते हैं, मतलब आयात करते हैं। अच्छा, हम इंपोर्ट पे निर्भर हैं। हाँ, और जो घरेलू उत्पादन है वो बिखरा हुआ है, स्केल उतना बड़ा नहीं है और निवेश की रफ्तार भी धीमी है। तो अगर ये हालात नहीं बदले तो क्या होगा? तो जो हमारे छोटे और मझोले उद्योग हैं, MSMEs, हाँ, उन्हें कच्चा माल महंगा मिलेगा और जो सामान हम बनाकर बाहर भेजते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं, वो महंगा हो जाएगा। हाँ, वो दुनिया के बाजार में मुकाबला नहीं कर पाएगा। हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। ये तो गंभीर बात है। तो क्या सरकार इस पर कुछ कर रही है? कुछ ध्यान दिया है? सरकार ने ध्यान तो दिया है। जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, NIP, हाँ, वो जो देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बड़ी योजना है। बिल्कुल, उसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात शामिल की गई है। मेक इन इंडिया के तहत भी घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव्स हैं। और वो PCIR वाली नीति भी है शायद, पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन। हाँ, PCIR नीति भी प्रस्तावित है, जिसके तहत राज्यों में खास पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए जोन बनाए जाएंगे। ये सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर क्या काफी है? मतलब चीन जिस स्केल पर काम कर रहा है, एशिया की 60% नई क्षमता, क्या ये योजनाएं उसका मुकाबला कर पाएंगी? यही $1 मिलियन सवाल है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कदम अच्छे हैं, लेकिन काफी नहीं है। रफ्तार बहुत धीमी है। तो और क्या करने की जरूरत है? हमें बहुत तेजी से काम करना होगा। जैसे उद्योगों के लिए जो पर्यावरण मंजूरी लेनी होती है, उस प्रक्रिया को बहुत फास्ट करना होगा। हाँ, वो तो हमेशा एक मुद्दा रहता है। बिल्कुल। फिर सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल, उसे बड़े पैमाने पर लाना होगा। हमारे बंदरगाह, हमारा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, उसे आधुनिक बनाना होगा ताकि माल आसानी से और जल्दी आ जा सके। और स्किल्ड लोग, R&D, हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। इस सेक्टर के लिए कुशल वर्कफोर्स तैयार करनी होगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारी निवेश करना होगा ताकि हम भी नई टेक्नोलॉजी बना सके, सिर्फ दूसरों पर निर्भर न रहें। तो अंबानी की जो चेतावनी थी वो सिर्फ एक कंपनी की चिंता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक तरह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अलार्म बेल है, एक खतरे की घंटी है। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या निकलता है? हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, निचोड़ ये है कि भारत एक बहुत अहम मोड़ पर खड़ा है। वो दौर पीछे छूट रहा है जब अर्थव्यवस्था सिर्फ ईंधन पर चलती थी। हाँ, फॉसिल फ्यूल का जमाना जा रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल, भविष्य अब केमिकल्स का है, नए नए मटेरियल्स का है और टेक्नोलॉजी पर आधारित मैन्युफैक्चरिंग का है। और चीन इस दौड़ में अपनी चाल चल चुका है और बहुत आगे निकल गया है। हाँ, वो बहुत आगे है। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस चुनौती का सामना करने के लिए जो जरूरी स्केल चाहिए, जो इनोवेशन चाहिए और जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हाँ, क्या वो हम समय रहते खड़ा कर पाएंगे? या फिर ये इतना महत्वपूर्ण उद्योग भी धीरे धीरे हमारी पकड़ से फिसल जाएगा और चीन के नियंत्रण में चला जाएगा? यही वो बड़ा सवाल है जिस पर देश को, पॉलिसी मेकर्स को, इंडस्ट्री को
सबको मिलकर गंभीरता से सोचना होगा और तेजी से काम करना होगा। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर शायद भारत का अगला औद्योगिक भविष्य टिका।